समाज की बेड़ियां तोड़ नमस्कार। भारत की G20 अध्यक्षता पर हमारी इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जिन मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाने में अब तक सफलता मिली है उस पर चर्चा करते हैं। आज चर्चा का विषय है कृषि और संबंधित मुद्दे। अगले आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि G20 में होने वाली बड़ी चर्चाएं खेती बाड़ी और खास तौर पर किसानों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगी। आपकी हमारी जिंदगी पर इसका क्या कुछ असर होने वाला है। क्या G20 के देश दुनिया में बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकालने में कामयाब हुए हैं। क्या भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के बीच समन्वय स्थापित कर पाया है और कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत की अगुवाई में सहमति बन पाई है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, और जुड़ेंगे हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो कि महानिदेशक हैं RIS के। इन दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे इस खास प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई और खाद्य असुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। साल 2011 में शुरू हुए एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप का मकसद वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, उसको रोकने के लिए एक एक्शन प्लान पर काम करना था। G20 के इतिहास में पहली बार भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हो चुके हैं। वर्किंग ग्रुप की बैठक में 2 दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build sustainable and inclusive food systems focused on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains. हैदराबाद में पीएम मोदी ने G20 कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। भारत की अध्यक्षता में हुई कृषि पर वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 सदस्य देशों ने स्वीकार किया कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक या दूसरी किसी भी तरह के संकट से पैदा हुई पोषण की समस्या सभी के लिए एक सामूहिक चुनौती है। साथ ही साल 2030 तक दुनिया को भूख से मुक्ति दिलाने के सतत विकास लक्ष्य को एक साथ मिलकर प्राप्त करना आवश्यक है। भारत की अध्यक्षता में मंत्री स्तर की 3 बैठकों के बाद G20 के सदस्य देश एक साथ कई मुद्दों पर सहमत हुए। इनमें दुनिया और खासकर G20 सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही उत्पादन में कमी की समस्या का समाधान निकालना, कृषि क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजना और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और खाद्य प्रणालियों और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर फोकस स्पष्ट दिखाई दिया। कृषि एवं कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर और उनको इस मुख्य धारा में लाने पर काफ़ी गंभीर चर्चा हुई और इस पर सहमति भी बनी। खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता और परिस्थिति तंत्र और हमारे प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण और संतुलन बनाए रखने पर भी सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। G20 के इतिहास में पहली बार भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हुए। वर्किंग ग्रुप की बैठक में 2 दस्तावेजों को भी स्वीकार किया गया। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 और महर्षि यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल। भारत की ही पहल पर पूरा विश्व साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मना रहा है। G20 की कई बैठकों में भारत ने मिलेट्स, उसके फायदों और मिलेट्स के बने खाने पर फोकस किया। खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों और 9 आमंत्रित अतिथि देशों स्पेन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, वियतनाम, ओमान, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मॉरिशस ने G20 कृषि मंत्रियों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब देखते हैं कि क्यों हम G20 की जो कृषि मंत्रियों की बैठक है उसे हम ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 को अडॉप्ट किया गया है। बड़ी बातें आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इस डिक्लेरेशन की। जो G20 डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत है, कमजोर स्थितियों में देशों और आबादी को मानवीय सहायता की सुविधा प्रदान करना, ये पहला सिद्धांत। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा जाल को मजबूत करना, ये दूसरा सिद्धांत जिसे अडॉप्ट किया गया है। जलवायु के अनुकूल और टिकाऊ कृषि, खाद्य प्रणालियों की रणनीतियों और सहयोगात्मक कार्रवाइयों को मजबूत करना, यह तीसरा सिद्धांत। कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में लचीलापन और समावेशिता को मजबूत करना, चौथा सिद्धांत। पांचवां सिद्धांत, दुनिया में वन हेल्थ यानी एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, इस पर सहमति बनी। छठा सिद्धांत, नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाई जाए, क्योंकि इनोवेशन और डिजिटल तकनीक से ही आप उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को उपभोग में जो तेजी लाना वो काफी इंपॉर्टेंट। और कृषि और जिम्मेदार सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदार सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर आपको कृषि की जो समस्या है उस पर अगर कोई ठोस कदम उठाना है तो। चलिए, इस वक्त प्रोफेसर रमेश चंद जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आपने भी जो पिछले महीने जो आपका कमेंट आया कि अभी जो महंगाई की समस्या है पूरी दुनिया में वो खत्म नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा या फिर फ्यूल इनसिक्योरिटी और जो फूड इनसिक्योरिटी है, वो कितनी बड़ी समस्या एक साल पहले था और अभी हम कहां पे खड़े हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखें प्रोफेसर साहब, उसके बाद हम फिर G20 के डिलीवरेबल्स पे आते हैं। धन्यवाद। मैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये कहूंगा कि 3 ऐसी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है जिनकी वजह से G20 कंट्रीज को एग्रीकल्चर को सीरियसली लेना चाहिए और यही भारत प्रयत्न भी कर रहा है। पहला उसमें यह है जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वर्ष 1915-16 के बाद जो % ऑफ पीपल अंडर नरिश्ड हैं या जो जिनको हम हंगरी कहते हैं, उनका नंबर और उनका % जो दुनिया में कम हो रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया। अफ्रीका में बढ़ा, उसके बाद साउथ अमेरिका में बढ़ा और OECD के अधिकांश देशों में वो जो है अंडर नरिशमेंट और हंगर वो इंक्रीज हुआ। तो ये एक पहला फैक्टर है कि हम आज से 10 साल पहले वाली सिचुएशन में पहुंचे हैं। कोविड ने उसको और गंभीर किया है, तो हमें फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि पिछले कुछ सालों में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर ने एक स्टेबिलिटी उसको दी है। ये पहली बार शायद बहुत लंबे समय में हो रहा है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट दुनिया में नॉन एग्रीकल्चर से ज्यादा हो रहा है। उसके बहुत गंभीर मायने हैं, इसलिए हमें एग्रीकल्चर को ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक अपनी वल्नरेबिलिटी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे फ्लड बढ़ रहे हैं, ड्राउट जो है वो बढ़ रहा है, तो उससे सप्लाई में डिसरप्शन आ रही है और प्रोडक्शन को शॉक्स आ रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम है, इसे डील कैसे करें और आगे इसका असर कम करने के लिए हम क्या करें। और चौथा, जो व्यापार में कुछ रुकावटें आने से सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ रही है और उससे भी जो हमारे 7 प्रिंसिपल डेक्कन है उनका इशारा उसी की ओर है। तो ये एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है मिश्र जी, जिसे ध्यान में रखते हुए जो भारत ने वर्किंग ग्रुप में मीटिंग ऑफ चीफ साइंटिस्ट में डॉक्यूमेंट जो है विश्व के आगे G20 के सदस्यों के आगे प्रेजेंट और उसमें सहमति बनाई। जी सर, और ये बहुत बड़ी सफलता है शायद G20 के भारत की अध्यक्षता की कि पहली बार एक डेक्कन डिक्लेरेशन। और इस वक्त प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आप नमस्कार। प्रोड्यूसर साहब, मुझे बीच में रखिए, 2 प्रोफेसर्स के बीच में एक छात्र के रूप में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ये जो हम बात कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप कम से कम कृषि के जो मंत्री हैं
वो उस बात पर ध्यान दें कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको केंद्र में रख करके आप किसी नतीजे पर पहुंचे। फिर से वो ग्लोबल साउथ की बात उठा रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से शायद एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 30% और सो है, और 60% लोग रोजगार के तौर पर निर्भर हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से G20 के सामने एक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा प्रोफेसर रमेश चंद जी अभी कह रहे थे, अजय जी, जो हमारे नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं 44 हैं, जिनके लिए हमने एक फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का एक स्पेशल जिक्र इस चर्चा में आया है। और प्रोफेसर रमेश चंद जी कह रहे थे कि ऐसे देश जो साउथ के हैं उनके प्रति हमारा ध्यान जाता है और उन लोगों को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। तो जो हंगर है, जो फूड इनसिक्योरिटी है, वो इन 44 देशों में बहुत ज्यादा है। भारत जैसे विशाल देश, जहां हमने एग्रीकल्चर में कई अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति करी है, ये एक प्रयास हो रहा है कि फूड और न्यूट्रिशन का एक मेगा एफर्ट किया जाए। और जैसा अजय जी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत इंटरवेंशन के बाद में जो यूक्रेन से ग्रेन के लिए जो स्पेशल यूएन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसमें भी भारत ने समर्थन किया। तो आज आवश्यकता उन अफ्रीकी देशों की है जहां पे ये संकट गहरा गया है और वहां लगातार मुद्रास्फीति एक बड़ी चिंता के रूप में उभरी है। तो कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भारत स्वयं इसको देख रहा है, लेकिन हम लोगों ने पीछे प्रयास किया और अब इसको एक आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न हुआ है, उसमें नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उनको एक महत्वपूर्ण सहारा मिला है। प्रोफेसर साहब, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो सभी देशों पर अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में अपना असर डाल रहा है। विकसित देशों पर क्लाइमेट चेंज का अलग असर है, विकासशील देशों पर अलग है। तो ये जो एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसमें समन्वय स्थापित करना कितना चैलेंजिंग होगा, और ये जो डेक्कन डिक्लेरेशन जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उससे कुछ क्या मदद मिलेगी इस गैप को ब्रिज करने में? जैसा प्रोफेसर रमेश चंद जी ने कहा कि 7 प्रिंसिपल हैं डेक्कन डिक्लेरेशन के, और सातों, जैसा वो कह रहे थे कि बिल्कुल इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट का एजेंडा है वो कोऑर्डिनेट किया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो सामने लेके आई जाए, न्यूट्रिशनल सेफ्टी अजय जी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो दिक्कत अभी आ रही है कि कम समय में फसल पक रही है या फिर पकने का पूरा समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का, वो भी अपने आप में अत्यंत चुनौती भरा है। और इसलिए फूड वैल्यू चेन जहां हम बनाने की बात कर रहे हैं, अभी पीछे रमेश जी ने इस बारे में लिखा भी बड़े विस्तृत ढंग से है, तो जो फूड वैल्यू चेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका क्राइसिस गहरा गया है। और इसलिए भारत ने अब की बार एक प्रिंसिपल इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी रखा है, पब्लिक इंटरफेस का भी रखा है। तो आप देखते हैं कि एक बड़ा व्यापक प्रयास किया गया है एग्रीकल्चर को जन भागीदारी से जोड़ने का, लेकिन जन भागीदारी को विज्ञान से जोड़ने का। और ये एक महत्वपूर्ण प्रयास 4 अलग अलग प्रिंसिपल्स जो डेक्कन डिक्लेरेशन में है उसमें वो निकल करके आता है। प्रोफेसर रमेश चंद जी, ये जो सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसमें, क्योंकि इसमें देशों के अपने उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी आते हैं, जो WTO के कंसर्न्स हैं वो भी आते हैं, और अभी G20 के बीच में ही हमने देखा कि ये जो यूक्रेन या रशिया की तरफ से फिर से एक तरह से गतिरोध आया, जिसको पूरी दुनिया इस वक्त महसूस भी करना शुरू कर चुकी है। FAO की रिपोर्ट में आप देख रहे हैं प्राइसेस में अपटिक दिख रहा है, राइस और खासतौर पर वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेस में। तो ये बड़ा ही ट्रिकी सब्जेक्ट है सर। क्या G20 इस पर कुछ एक समाधान या साझा समाधान खोजने में सफल हो पाएगा, आपको लगता है सर? वो 2 तरीके से, एक तो हम किसी कंट्री को अकेले इस चीज के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, मिलजुल के सभी कंट्री का प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जब तक उस क्राइसिस का हल नहीं निकलता, तब तक हम कलेक्टिवली जो लोग वल्नरेबल हैं, जो सिचुएशन खराब हो रही है, उसको एक कलेक्टिव रिस्पांस देकर उसे हम एड्रेस करें। तो इसीलिए हमारे जो 7 प्रिंसिपल हैं वो बहुत सोच समझ के, पहला प्रिंसिपल, जो लोग वल्नरेबल हो रहे हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन से, चाहे वो किसी कंट्री के एक्शन की वजह से हो
ट्रेड के डिसरप्शन की वजह से हो या नेचुरल फैक्टर से हो, जो वल्नरेबल हो रहे हैं उनके लिए असिस्टेंस देकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू या और दूसरे जरिए जो है उसे किया जाए। फिर यही चौथे नंबर पे प्रिंसिपल बात करता है इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, जहां ये रेजिलियंस की बात करता है कि हमें ऐसी फूड चेन बनानी है जिसमें यदि किसी कंट्री ने ऐसा कर भी दिया हम तब भी उस शॉक को ऑब्जर्व कर सकें। मसलन यदि हम ग्लोबल स्टॉक बनाते हैं या उसका कोऑर्डिनेशन ग्लोबल स्टॉक का करते हैं तो उससे हम इसमें एक किस्म की रेजिलियंस लाते हैं। तो तीसरा, फिर क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को देखते हुए स्ट्रेंथन पॉलिसी एंड कलेक्टिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि जो इंडिया में होगा, नेपाल में होगा, उससे यूएसए कनाडा प्रभावित होगा और जो मान लो कनाडा में होता है उससे श्रीलंका, इंडिया सब प्रभावित होंगे। तो हम उसकी अडेप्टेशन तो अपनी एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसको मिटिगेट हमें कलेक्टिव एफर्ट से ही जो है करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे इस तरह के टारगेट हैं, कॉप जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट है उसके थ्रू बात हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे रोका जाए, जो हमारा नेट जीरो है, कार्बन एमिशन को कैसे रोका जाए। तो ये हमारी जो इनविजिबल लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग, पीपल और प्लेनेट दोनों ही अंडर थ्रेट हैं इसके, लेकिन ये अभी विजिबल नहीं है। तो इन चीजों को भी सरकार ने अच्छी तरह से बांधकर G20 के आगे रखा है कि हमें जागना चाहिए, हमें इसकी ओर अनदेखी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा विश्व एक बहुत गंभीर समस्या में एंटर हो सकता है। जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत की नीति है बैक टू बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर, इसमें हमें एक सामंजस्य बिठाना है और कैसे ये एक रोल मॉडल हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, हम चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत की G20 की प्रेसिडेंसी में किन मुद्दों पर सहमति बनने में सफलता हुई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण और किस तरह से G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत कई सारे वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने में, एक साझा हल ढूंढने में सफल हुआ है। कृषि क्षेत्र उसमें एक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, प्रोफेसर रमेश चंद जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, DG RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। प्रोफेसर चतुर्वेदी, एक बार फिर से हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत जो ये कह रहा है कि हमें बैक टू बेसिक्स जाना है, पर्यावरण को संभालना है और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ाते हुए लोगों तक पोषण और उत्पादकता को भी बढ़ाना है, ये किस तरह से संभव हो पाएगा और ये क्या अडॉप्ट करने की स्थिति में है पूरी दुनिया? बिल्कुल है अजय जी। अगर हम देखें कुछ प्रयास जो अभी डेलिब्रेशंस में से निकल के आए हैं, कुछ का जिक्र अभी हमने सुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि
जो पीछे के प्रयास हुए हैं, जैसे फ्रांस की जब प्रेसिडेंसी थी तब उन्होंने एक एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम AMIS लॉन्च किया था, वो अभी चल रहा था। अब ये हुआ है कि उसको हम एक्सपैंड करें, उसमें नए प्रोडक्ट्स को डालें, तो फर्टिलाइजर को उसमें लाने की बात हुई है, वेजिटेबल ऑयल को लाने की बात हुई है। तो जो प्राइस वोलेटिलिटी का रमेश जी जिक्र कर रहे थे वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको कृषि के जो उत्पाद हैं वो किन दामों पर मिल रहे हैं, जो उत्पादक हैं उनको किस दाम पर वो रिटर्न मिल रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। तो अभी जो एग्रीमेंट एक बना है ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में, उसमें हम देखते हैं कि AMIS और इसके एक्सपेंशन की संभावनाएं दिख रही हैं, एक चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे हमारे जो उत्पादक हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, सभी को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट मिलेगा। दूसरा सवाल जो टेक्नोलॉजी को जोड़ने का है, तो भारत ने अभी इस प्रेसिडेंसी में लगातार डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करी है। डिजिटल एग्रीकल्चर उस समय पर हम लेकर के आए हैं जब जैसा हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे, एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटी बढ़ी है, पर्यावरण से जुड़ी हुई अनिश्चितता बढ़ी है, और इस अनिश्चितता के बढ़ने के कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पर प्रभाव पड़ा है। तो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो संस्थान हैं, वो कैसे आगे बढ़े, CGIAR का सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, और फाइनेंस को कैसे जोड़ा जाए। देखिए अजय जी, G20 जो है मुख्यतः फाइनेंस का प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए हमें कलेक्टिव फॉर्म में चाहिए, जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हमें रिसर्च में बनाने चाहिए, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी की दृष्टि से इस सम्मेलन में विचार भी किया गया, और मेरा विश्वास है कि जब G20 डिक्लेरेशन आएगा इस संबंध में हमें जरूर और विस्तृत चर्चा सुनने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का। इस खास कार्यक्रम में सिर्फ वक्त इतना ही है मेरे पास। तो जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ग्लोबल गुड के लिए करना है, शायद एक सेंट्रल मैसेज जरूर दुनिया भारत की अध्यक्षता से लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मिलेट्स बहुत बड़ा फोकस है G20 का। G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो उस वक्त दिल्ली के पूसा में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती और उनसे बड़े व्यंजनों से वो रूबरू भी होंगे। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान में इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। इसका जायजा लिया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने, और पूसा से ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। करीब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों के स्पाउसेस पूसा में मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे और कुकिंग में हाथ भी आजमाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसका पूरा जायजा DD न्यूज की टीम ने लिया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ। मैम, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि हम इस वर्ष मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। G20 स्टेट ऑफ लीडर्स का पत्नियाँ स्पाउसेस आएंगे। ये पूसा में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आएंगे। पहली जगह इधर ही हम रिसीव करेंगे, इधर से वो आगे आके हमारा मिलेट्स का फील्ड देखेंगे। बाद में हम एक एग्जीबिशन रखा है मिलेट्स के ऊपर एंड लाइव कुकिंग रखा है। हमारे देश का बहुत तो शानदार शेफ का लाइव कुकिंग रखा है। ये सब वो देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, मेहमानों को पूसा में श्री अन्न के कृषि फार्म पर भी ले जाया जाएगा, जहां भारत में पैदा होने वाले मिलेट्स के बारे में जानेंगे और किसानों से बातचीत भी करेंगे। अभी हम ICR का जो मिलेट्स का जो फील्ड है, हम यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट की जो खेती है वो यहाँ पर होती है, और जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो नए तरीके से किस तरीके से एक अच्छी पैदावार इस मिलेट्स की हो सकती है, उसके बारे में जितने भी G20 सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्षों के स्पाउसेस आएंगे उनको इस फील्ड को दिखाया जाएगा। और हमारे साथ इस समय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। इधर ही वो स्पाउसेस आएंगे एंड इधर ही फोटोग्राफ हो जाएगा। हमारा पीछे है फॉक्सटेल मिलेट एंड इधर है रागी एंड फिंगर मिलेट, कूड़ो है। ऐसे 9 वेराइटीज़ इधर हम अभी उगाए हैं।
उसको देखने वाले फोटोग्राफी करने वाले इधर खड़े होके। इसके बाद मिलेट से बनी रंगोली और मिलेट्स पर ही आधारित प्रदर्शनी में भारत के बढ़ते कदमों की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे और लाइव कुकिंग का आनंद भी लेंगे। एक लाइव कुकिंग का भी यहाँ पर जो है एग्जीबिशन में ये सेशन रखा गया है ताकि वो लोग यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को देख पाएँ बल्कि उसको टेस्ट भी कर पाएँ। तो किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा? ये लाइव कुकिंग सेशन है, इसी में मिलेट्स को हम क्या क्या बना सकते हैं, मिलेट्स में हम इंडियन क्या बना सकते हैं एंड कॉन्टिनेंटल क्या बना सकते हैं। इसमें लाइव हम दिखाएंगे, एक फुल फ्लेज्ड मील हम इसको खिलाएंगे, खाना चाहते तो, नहीं तो वो बनाना चाहते कुछ खुद बनाना चाहते हैं कुकिंग, ऐसे को भी हम प्रोविजन रखा है, वो खुद बना सकते हैं। हम लोग यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मिलेट बेस्ड ही डिशेस जो हम लोग लाइव कुकिंग करेंगे, अलग अलग शेफ्स आएंगे एंड हम अपनी अपनी डिशेस बनाएंगे, उन सब में मिलेट्स होएगा। इसी प्रदर्शनी में स्टार्टअप और 11 राज्यों की हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन भी होगा। हम दिखाना चाह रहे हैं हमारा रिच कल्चर क्या है, आवर क्राफ्ट्स एंड आवर ग्रेन्स, वो सब दिखाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहा है। थैंक यू। यहाँ पर जब वो भ्रमण करेंगे तो हमारे देश की संस्कृति को, कृषि को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। कैमरामैन मंगेश के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो भारत का मिलेट्स पहुंचेगा दुनिया तक, कितनी तरह की वैरायटीज़ मिलेट्स की होती हैं और किस तरह से ये पोषण में मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर किस तरह से वापस आ रहा है पोषण के लिहाज से, उस पर लगातार फोकस भारत करता रहा और G20 में इसकी झलक जरूर दिखाई देगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।